हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी बुक बिहाइव का 4th चैप्टर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्टार्ट करेंगे हम। इस चैप्टर में आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानेंगे कि उनका चाइल्डहुड, उनकी यंग एज और जब उन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया और फिर उन्होंने एक साइंटिफिक फील्ड में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम उन सारी इन्वेंशंस के बारे में जो भी उन्होंने डिस्कवर की वो सब हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब कि सच्चा जो आपका सुंदर दिमाग जो है, आप दूसरे लोगों के बारे में एक अच्छाई सोच रहे हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं कि हम अपने से जितना हो सकता है एक अच्छा जो है आउटपुट दे दूसरे लोगों के लिए। ऐसे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिफोर यू रीड, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। आपके माइंड में सबसे पहले जो है वो क्या आता है कि जब आप किसी के बारे में सुनते हो जीनियस, जीनियस मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही प्रतिभाशाली है, वो इज अ जीनियस। कि जीनियस आखिर होता क्या है? जैसे ही आप जीनियस वर्ड सुनते हो आखिर उसमें व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज, कि ऐसी क्या क्वालिटीज होती होंगी जो एक जीनियस रखता है। वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एक ऐसे यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में जिन्होंने 100 साल पहले एक ऐसा कुछ किया कि उन्होंने क्या किया, इस दुनिया को एक हिला के रख दिया था, एक ऐसा इन्वेंशन करके रख दिया उन्होंने, लोगों याद करने लगे उनको। इन द समर ऑफ 1905 the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy। और उन्होंने क्या किया कि 1905 की समर में एक 26-year-old का एक जो लड़का था उसने जो है इतनी सक्सेस हासिल की जिसमें उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे पेपर में कुछ छपने लगा। क्या क्या? उसमें मोशन ऑफ पार्टिकल्स, अबाउट लाइट, ये सारी चीजें जो थी वो सब पब्लिश की गई थी न्यूज़पेपर में कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है। His work took up only a few pages in scientific journals। अगर ऐसा देखा जाए तो साइंटिफिक जो जर्नल है, जो टाइटल है या जिसमें भी लिखा गया है, जिस डायरी में भी, उनमें आपको कुछ पन्ने ही मिलेंगे, कुछ पेजेस ही मिलेंगे उनके वर्ड्स के, ज्यादा नहीं जान पाएंगे आप। बट चेंज्ड फॉरएवर ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। लेकिन उन्होंने जो काम किया उससे हमारी समझ जो थी किसके बारे में, स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, एंटायर कॉस्मोस, कॉस्मोस मीन्स पूरा वर्ल्ड, एंड ट्रांसफॉर्म द नेम, और फिर इसकी लेकर पूरी तरह से जो है वो बदल गई थी सोच। आइंस्टीन इनटू सिनोनियम्स ऑफ फॉर जीनियस। आइंस्टीन का दूसरा नाम यानी कि सिनोनियम हम जो कह सकते हैं वो क्या है, जीनियस पड़ गया था। 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns। उनकी मौत के 50 साल के बावजूद भी, उनकी जब मौत हो गई 50 साल के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस के जीनियस ही रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 March 1879 in the Germany city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च 1879 को एक सिटी थी जर्मन की, उल्म, वहां पर हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, जब इनका जन्म हुआ था तो ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, ऐसा कोई संकेत नहीं था उनके बारे में कि उनकी डेस्टाइंस यानी उनका फेट
क्या लिखा गया है, उनकी महानता क्या है, तो उनके जन्म के समय कोई नहीं जानता था, ऐसा कोई प्रेडिक्शन था भी नहीं। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक, लेकिन इसके विपरीत उनकी जो मदर थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो उनके बारे में क्या सोचती थी, ये फ्रीक है, काफी कमजोर है ये। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उनकी मदर को ऐसा लगता था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सिर था वो कुछ ज्यादा ही बड़ा था, जरूर से ज्यादा बड़ा था। तो कुछ ही कहते हैं फ्रीक का मतलब एक एबनॉर्मल बच्चा जो है, ठीक है। एबनॉर्मल क्यों, क्योंकि आगे हम जानेंगे। एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के थे, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, तो आइंस्टाइन जो थे 2.5 साल की एज के बाद भी वो बोल नहीं पाते थे। क्यों नहीं बोल पाते थे, उन्होंने बोलना शुरू ही नहीं किया। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब बोलना सीख लिया तो ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो जो भी चीज बोलते थे ना वो तो 2 बार बोलते थे, यानी कि हिकला के बोलते थे, ठीक से प्रोनाउंसिएशन उनके मुंह से नहीं निकल पाता था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टाइन ये को पता ही नहीं होता था कि दूसरे बच्चों के साथ में वो क्या करें, कैसे रहे उनके साथ। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके जो प्लेमेट्स थे वो उनको क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, यंगस्टर कहा गया यहाँ पर आइंस्टाइन के लिए। तो ये जब छोटे थे ना तो ज्यादातर अपने ही आप खेलते रहते थे अकेले ज्यादातर टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वो ज्यादा से ज्यादा जो थे वो मैकेनिकल टॉयज को प्रेफर करते थे, उनके साथ ही खेलते थे। मैकेनिकल टॉयज मींस तो मशीनरी लगी हो जिस टॉयज में। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, उनकी सिस्टर थी, न्यू बॉर्न अभी थी वो, और उसका नाम था माजा। उसको देखते हुए क्या कह रहे वो, ही सेड टू हैव सेड, क्या कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, चलो ये तो बहुत अच्छी है पर इसके व्हील्स कहाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर व्हील्स क्यों कहा उन्होंने, क्यों, क्योंकि उनको मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना ही ज्यादा पसंद था। तो मैकेनिकल टॉयज में क्या होते हैं, कुछ न कुछ उसके व्हील लगे होते हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीज लगी होती है, सरफेस पे चलने लगती है। तो उन्होंने सोचा कि शायद इसके भी कहीं ना कहीं जो पैर हैं वो कहीं हिडन होंगे। तो ऐसा उसने क्या कहा कि अब वो अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को क्या समझ रहे हैं, मैकेनिकल टॉयज समझ रहे हैं यहाँ पर। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके व्हील कहाँ हैं। अ हेडमास्टर once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. हेडमास्टर ने एक बार उनके फादर को बताया कि आइंस्टाइन जिस प्रोफेशन को भी चुन ले ये मैटर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, लेकिन उसको किसी भी काम में, किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी, सक्सेस नहीं मिलेगी। ये प्रेडिक्शन कर दिया। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. आइंस्टाइन ने वायलिन को बजाना सीख लिया था 6 इयर्स की एज में। क्यों, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन को बजाना सीखे। Maintaining this skill throughout his life, he later became a gifted amateur violinist. लेकिन बाद में एक तरह से उनको एक इंटेलिजेंट हो गए, एक गिफ्टेड मैच्योरिटी आ गई उनके अंदर, एक वो एक वायलिनिस्ट बन गए। उनकी मदर ने क्या सोचा था, ये वायलिन बजाना सीख जाए, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने इस स्किल को अपनी पूरी लाइफ तक जो है इसको बनाए रखा था। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ वेट पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने खराब भी नहीं थे, इतने बुरे शिष्य भी नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject.
अल्बर्ट आइंस्टाइन गए म्यूनिक में हाई स्कूल में, जहां पे उनकी फैमिली मूव कर चुकी थी जब वो 15 महीने के ही थे। उन्होंने हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स जो थे उनको मिले। आइंस्टाइन हेटेड स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टाइन जो थे हेट करते थे स्कूल का जो हार्ड डिसिप्लिन जो रूल्स थे वो उनको पसंद नहीं आते थे, तो बहुत हेट करते थे। और कभी कभी उनका जो था टीचर्स के साथ क्लैश भी हो जाता था, उनकी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के हुए, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफेंड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 साल की एज में आइंस्टाइन जो थे कुछ ज्यादा ही इरिटेशन फील करने लगे थे, इसीलिए उन्होंने अब उस स्कूल को, कौन से स्कूल को, म्यूनिक में जो स्कूल था उसको लीव कर दिया, उसको छोड़ दिया कि शायद वो किसी दूसरी जगह पे जाएंगे तो उनका कुछ बेटर रहेगा, अच्छा फील कर पाएंगे। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। एक साल पहले ही अल्बर्ट्स के जो पेरेंट्स थे वो मिलान मूव कर गए थे। मिलान कहाँ है? इटली में। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहाँ छोड़ दिया? अपने रिलेटिव्स के पास, अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफी लंबी बहस के बाद, डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। काफी बहस हुई तो आइंस्टाइन की इच्छा पूरी भी हुई, क्योंकि वो चाहते थे स्विट्जरलैंड में, क्योंकि वहां पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, और वो अपनी जो है कंटिन्यू करना चाहते थे अपनी एजुकेशन जर्मन में, जर्मन लैंग्वेज में। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, और जो एक ऐसी सिटी जो ज्यादा लिबरल थी म्यूनिक के कंपेयर में। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. आइंस्टाइन जो थे एक तरह से उनको हाईली गिफ्ट मिला था मैथमेटिक्स में। गिफ्ट मिलने का मतलब वो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा होशियार थे, और उनका इंटरेस्ट जो था फिजिक्स में भी ज्यादा था। और अपना स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो स्टडी करेंगे कहाँ पे? एक ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में। लेकिन साइंस जो था वो एक ऐसी चीज नहीं थी उनके लिए दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, कि उस एक ऐसे यंग मैन को, डैशिंग यंग मैन जो थे जिसकी वॉलरस मुस्टैक थी, यानी कि साइंस एक ऐसी चीज नहीं थी जो उनको अट्रैक्ट करती थी। ये सिर्फ साइंस ही पढ़ना चाहते थे, और उनकी जो पर्सनालिटी थी वो कैसी थी? वो बहुत ही हैंडसम, डैशिंग, और उनकी जो मूछें थी बिल्कुल वॉलरस की शेप जैसी थी, तो वो भी अट्रैक्ट करती थी उनको। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. उनको अब ज्यादा स्पेशल इंटरेस्ट जो था वो फील हुआ, उनके एक फेलो स्टूडेंट थी जिसका नेम था मिलेवा मैरिक। एक गर्ल थी ये, whom he found to be a clever, जो उन्हें ढूंढा कि वो बहुत ही तेज थी, बहुत ही क्लेवर क्रीचर थी, बहुत होशियार थी वो। दिस यंग सर मीन सर्बिया की रहने वाली गर्ल हैड कम टू स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड आई थी, बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप की यूनिवर्सिटी में से एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिक में कि वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, कि जहां पे जो वुमेन थी जिनको डिग्रीज मिल सकती थी, जहां पे अपनी पढ़ाई कर सकती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स
ally, a friend or an associate. तो आइंस्टाइन ने देखा उसमें अपना एक फ्रेंड, अपना एक एसोसिएट जो फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट थी। फिलिस्टीन मतलब जो आर्ट और लिटरेचर के अगेंस्ट होना, जिसमें दोज पीपल इन हिज फैमिली, जितने भी मेंबर्स थे उनकी फैमिली में, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में, विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जिसको उन्होंने कॉन्स्टेंटली विरोध भी किया। द कपल फेल इन लव, और जो कपल था यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मेरिक दोनों प्यार में पड़ गए। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। जब दोनों में प्यार हो गया, एक दूसरे को चाहने लगे दोनों लोग, तो अब अपने जो भी अफेक्शंस थे, अपना जो भी प्रेम या जो भी वर्ड्स जो कहना चाहते थे एक दूसरे से, वो लेटर्स में लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। और लेटर्स का जो आदान प्रदान होने लगा, जिसमें वो साइंस भी मिक्सअप कर देते थे। ठीक है। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव brought our work on the relativity to a victorious conclusion. आइंस्टाइन ने लिखा कि हम लोग कितने खुश और कितने अपने आप को प्राउड फील करेंगे जब हम दोनों मिलकर जो काम रिलेटिविटी का है उसको एक ऐसे फाइनल जीत वाले कंक्लूजन पे जब लाएंगे हम और सफलतापूर्वक करेंगे तो हमको कितना प्राउड फील होगा। In 1900, at the age of 21, 21 साल की उम्र में, 1900 में, अल्बर्ट आइंस्टाइन was a university graduate and unemployed. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उसमें यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे और अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. फिर फाइनली उनको जॉब मिली 1902 में, और उनको एक जॉब मिली टेक्निकल एक्सपर्ट की पेटेंट ऑफिस में, जो कहां पे था, बर्न में था। While he was supposed to be assessing other people's inventions, और जहां एक तरफ दूसरे जो लोग थे नई नई इन्वेंशंस कर रहे थे, उनका काम था सिर्फ उनको एसेस करना, उनको जांचना, उनको देखना कि वो क्या कर रहे हैं। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, और इसी बीच में आइंस्टाइन जो थे सीक्रेटली अपने आइडियाज को भी क्या कर रहे थे, वो डेवलप कर रहे थे कि आखिर और कैसा बेहतर किया जा सकता है। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics, और मजाक मजाक में जब वो काम कर रहे होते थे तो वो क्या कहते थे, अपनी जो डेस्क ड्रॉर थी जहाँ पे वो इन्वेंशंस को करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी चीजें जरूरत होती थी, तो अपनी डेस्क ड्रॉर को वो क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। अब उसका नाम क्या रख लिया उन्होंने, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स रख लिया था। जहाँ पे जो लोग थे अपनी नई नई इन्वेंशंस कर रहे थे, उसी बीच अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे अपने ओन आइडियाज को डेवलप कर रहे थे, और एक जो डेस्क ड्रॉर थी उनकी, उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। आगे कंटिन्यू करते हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट अब्सोल्यूट। एक फेमस पेपर था 1905 का, उनमें से जो पेपर था उसमें आइंस्टाइन की एक स्पेशल थ्योरी जो थी रिलेटिविटी की, अकॉर्डिंग टू विच, उनके अकॉर्डिंग उसमें क्या लिखा कि टाइम और डिस्टेंस, समय और जो दूरी है, वो आर नॉट एब्सोल्यूट, वो पूरी तरह से क्या है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है। इंडीड two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि दो परफेक्ट जो क्लॉक है, जो घड़ियां हैं,
वो कभी भी एक समय नहीं दिखाएंगी, एक्यूरेट समय नहीं दिखाएंगी वो, और वह कितना भी the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast related to the other, और चाहे वो बहुत तेज चल रही हो एक दूसरे के मुकाबले, लेकिन फिर भी जब उनकी जर्नी खत्म हो जाएगी तो वो एक तरह से सेम टाइम जो है वो नहीं दिखा सकते. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और इस तरह से वर्ल्ड का एक मोस्ट फेमस फॉर्मूला जो था वो डेवलप हुआ आइंस्टीन के द्वारा, जिसमें रिलेशनशिप बताई गई मास और एनर्जी के बीच में कि रिलेशन क्या होता है, E equal to mc². In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड जो होती है. When you sit a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. जब आप एक सुंदर लड़की के पास बैठे होते हो तो आपको, और कब तक, 2 घंटे तक आप किसी भी सुंदर लड़की के पास अगर बैठे हो तो इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स. तो कैसा लगता है कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए उसके पास बैठे हैं. When you sit on a hot stove for 2 minutes, लेकिन जब आप किसी गर्म स्टोव के ऊपर बैठते हैं तो आप 2 मिनट के लिए, तो इट सीम्स लाइक 2 hours. तो कैसा लगता है आपको वो 2 मिनट 2 घंटे के बराबर में लगते हैं. दैट्स द रिलेटिविटी बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टाइन जो थे मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो थी फिजिक्स में उसको सॉल्व कर रहे थे, his private life was unraveling. Unraveling means disturbing. तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अच्छी नहीं चल रही थी. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against it. Albert शादी करना चाहते थे मिलेवा से अपनी स्टडी को खत्म करने के बाद, लेकिन उनकी जो मदर थी वो इसके अगेंस्ट थी. She thought Mileva, who was 3 years older than her son. वो क्यों अगेंस्ट थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर? क्यों? क्योंकि जो मिलेवा थी ना वो 3 साल बड़ी थी. किससे? उनके बेटे से, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलेवा 3 साल बड़ी थी, इसलिए भी अगेंस्ट थी. वो वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की कंपेयर में बड़ी थी. शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस. मिलेवा भी बहुत इंटेलिजेंट थी, तो ये चीज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर को परेशान करती थी. शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. उनकी मदर ने कहा कि वो भी तुम्हारी तरह किताबी कीड़ा है. ठीक है, उसको भी हमेशा किताबें पढ़नी होती हैं. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. तो आइंस्टाइन ने अपनी शादी को थोड़ा सा भी जो है टाल दिया था, पोस्टपोन कर दिया था. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons. फाइनली उनका जन्म, उनकी जो मैरिज हुई, उनका जन्म कब हुआ था? 1879 में. ठीक है, और उनकी मैरिज कब हुई? 1903 में. ठीक है, ये 2 पॉइंट जो ऐसे आपको याद रखने हैं. एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे भी हुए. बट अ फ्यू इयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही सालों के बाद द मैरिज फाल्टर्ड. उनकी जो मैरिज थी वो वीक पड़ने लगी. मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. क्यों? क्योंकि मिलेवा जो थी उसने अपनी इंटेलेक्चुअल जो एक बुद्धिमानी पूर्ण जो एम्बिशंस थी, जो इच्छाएं थी, बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. अब वो केवल एक हाउसवाइफ बन के ही रह गई थी, और जो भी उनकी जो इंटेलेक्चुअल जो एम्बिशंस थे वो कंप्लीट नहीं कर पा रही थी अभी. तो जो शादी थी उनकी अब थोड़ा सा वीक पड़ने लगी थी. आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, कई सालों तक लड़ाई झगड़े चलते रहे दोनों के बीच, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. तो उनकी शादी सिर्फ 16 साल तक ही चली और 1919 में उन्होंने क्या ले लिया? फाइनली डिवोर्स ले लिया.
आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल 1919 में ही उन्होंने अपनी कजिन जो एल्सा थी उससे शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. आइंस्टाइन का एक नया जो व्यक्तिगत चैप्टर था वो शुरू हुआ कब? हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। अब एक वर्ल्ड फेम मिलने लगी उनको। इन 1915 he had published his general theory of relativity। 1915 में उन्होंने पब्लिश किया था, अपनी जनरल थ्योरी दी थी रिलेटिविटी के बारे में, which provided a new interpretation of gravity, जिसने एक नई इंटरप्रिटेशन दिया, एक नया एक्सप्लेनेशन दिया ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का। एंड इक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण जो होता है, इन 1919 ब्रॉड प्रूफ, 1919 में एक प्रूफ हुआ कि दैट इट वाज एक्यूरेट, कि इसकी जो थ्योरी है रिलेटिविटी की वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। आइंस्टाइन had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। उन्होंने ये भी बताया और एक कैलकुलेशन भी कर दी उन्होंने ठीक, कि पहले से ही एग्जैक्ट कैलकुलेट कर दिया कि जब स्टार्स की जो लाइट है जब वो पड़ती है वो जो डिफ्लेक्ट हो जाएगी कब? सोलर एक्लिप्स के टाइम पे, यानी कि जब सूर्य की पास जब भी स्टार्स की लाइट पड़ेगी तो वो डिफ्लेक्ट होगी। तो सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वजह से, इस तरह से अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, एक आकर्षण रहता है, ठीक वैसे ही सन में भी, सन का भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो वहां से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी तब सूर्य ग्रहण के टाइम पर। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो न्यूज़पेपर्स ने अब लिखा उनके काम को, क्या लिखा? एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन लिख दिया, एक वैज्ञानिक क्रांति जो ला के रख दी थी उन्होंने। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। उनको 1921 में प्राइज मिला, कौन सा? नोबेल प्राइज फिजिक्स में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड invitations from all over the world and lauded by the press। अब उन पे ऑनर्स, उनका सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ गया, इनविटेशंस मिलने लगे पूरी दुनिया भर से, और lauded by the press, और उनको प्रेस के द्वारा भी बुलाया जाने लगा। When the Nazis came to power in Germany in 1933, वर्ल्ड वॉर का टाइम अब जब आ गया था, नाजी जो पार्टी थी वो जर्मनी में जब पावर में आई 1933 में, तो आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। इमिग्रेटेड कहते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मींस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर रहने वाला क्या कहते हैं उसको? इमिग्रेट कहते हैं। आइंस्टाइन इमिग्रेट हो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में। 5 years लेटर, 5 सालों के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन had American physicists is an approve। तो क्या हुआ क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डिस्कवरी की न्यूक्लियर फिजन की, कहां पे? बर्लिन जर्मनी में। एक एटॉमिक बम बना दिया कि जिसकी वजह से अमेरिका के जो फिजिसिस्ट जो थे वो घबरा गए थे इस चीज से। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म। बहुत सारे जो लोग थे उनमें से वो भाग चुके थे इस फैसिज्म से, इस कट्टरवाद से। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। और अब सबको डर लगने लगा था क्योंकि नाजी के ने जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली जो एक प्रोसेस जो था वो सीख लिया था, और अब वह कभी भी एटम बम से कुछ भी कर सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं। इस तरह से आइंस्टाइन जो थे वो भी डर चुके थे। अब एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक कलीग की रिक्वेस्ट के बाद, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट।
आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जो उस समय पे प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939 को लिखा था उन्होंने, इन विच ही वॉर्न, मीन्स उसमें आइंस्टाइन ने क्या वार्निंग दे दी कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस टाइप का एक अकेला ही बॉम्ब ही एक्सप्लोडेड इन पोर्ट, कि वो किसी भी पोर्ट को एक्सप्लोड कर सकता है, तबाह कर सकता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद समथिंग ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, कि वो क्या करेगा, बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा पूरे ही पोर्ट के साथ साथ जो आस पास की टेरिटरी की जो सराउंडिंग्स है ना, वो उसको भी खत्म कर देगा, ओनली सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, ये वार्निंग कर दी उन्होंने। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके जो कहे वर्ड्स थे वो फेल नहीं हुए, मीन्स ऐसा हुआ, क्यों, जो बॉम्ब था उसने बहुत सारी जो चीजें थी वो खत्म कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी थी, जैसा उन्होंने कहा, मीन्स वैसा ही हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड एंड द एटॉमिक बॉम्ब, अमेरिकन्स ने भी क्या किया, एक एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप कर लिया इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, सीक्रेटली अपने ही प्रोजेक्ट में, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और क्या किया फिर अमेरिका ने, जापान की जो सिटी थे हिरोशिमा और नागासाकी, उस पे ये एटम बम जो था वो गिरा दिया था अगस्त 1945 में। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टाइन अंदर से बिल्कुल टूट गए थे, विचलित हो गए थे, जब उन्होंने ये विनाश देखा, ये डिस्ट्रक्शन देखा, तो उन पे उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और इस बार उन्होंने एक पब्लिक मीन्स एक ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, कि इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्या लिखा उसमें उन्होंने, कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए, बनाई जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इफेक्ट, और इस बार उनके इस लेटर का रूजवेल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 सालों में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और आगे आने वाले 10 सालों में जो आइंस्टाइन थे वो पॉलिटिक्स में भी अब इन्वॉल्व हो गए थे, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड लूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और इस आंदोलन से, जब वो राजनीतिक आंदोलन में आए, तो वो बंद करना चाहते थे, विरोध कर रहे थे, किसका, आर्म्स का, कि जो, और उसको खत्म करेंगे वो, कि जिसका क्या है, मिसयूज किया जाता है, उसको बंद कर देंगे वो, इसलिए वो कहाँ पे आ गए, अब पॉलिटिक्स में आ गए थे। अब जिससे क्या हो, जब विरोध किया उन्होंने आर्म्स बिल्डअप का, कि वो खत्म हो, और अपनी पॉपुलरिटी, क्या कही उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी का, कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, की शांति रहे और एक डेमोक्रेसी आ जाए। When Einstein died in 1955, आइंस्टाइन की मृत्यु जो थी वो 1955 में हुई, एट द एज ऑफ 76, जब वो 76 ईयर्स के थे। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. उनको एक दूरदर्शी, एक विजनरी के तौर पे माना जाता था, साथ ही साथ वह वर्ल्ड के एक ऐसे सिटीजन थे कि उनको जीनियस तो थे ही, उनको साइंटिफिक जीनियस भी कहा जाता था। तो ये आइंस्टाइन के बारे में कुछ इंसिडेंट्स जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखे, बचपन में किस तरह का उनका नेचर था, यंग एज में आए तो कैसे है, स्टडीज में वो किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने, कितनी इंपॉर्टेंस मिली उनको, वर्ल्ड फेम हो गए वो। तो ये सारी चीजें जो थी हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन से सीखना चाहिए कि उन्होंने दूसरों के बारे में कितना सोचा था। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो यही एंड होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।